है ना। तो डेथ में और रिटायरमेंट में हम लोग आज जो डेथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक चीज यही समझना है कि 99% ऑफ द थिंग इज सेम। रिटायरमेंट में जो एंट्री करते हैं, जैसे एंट्री करते हैं, बिल्कुल सेम चीज हम लोग डेथ में भी करेंगे। खाली एक वर्ड चेंज होगा, पूरे सम्स में खाली एक वर्ड चेंज होगा। रिटायरमेंट में जब पार्टनर रिटायर होता है और इन केस हम उसको पैसा नहीं दे पाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं टू बीज लोन अकाउंट, और फिर वो लोन अकाउंट का रुपया हम लोग लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लिख देते हैं। यहां पर खाली एक वर्ड आएगा, वो होगा बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, क्योंकि बी का डेथ हो चुका है तो उसके नाम का तो कोई अकाउंट खुलेगा नहीं, तो उसका जो वारिस लोग है उसके नाम का अकाउंट खुल के उस अकाउंट में लोन रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। तो हो जाएगा बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। खत्म, उतना ही है। डेथ इज ऑल्सो ओवर। इस चैप्टर में सीखने का इतना ही था। एडमिशन खत्म, रिटायरमेंट खत्म, डेथ खत्म। ठीक है, फिर भी हम लोग एक आधा सम्स कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं नोट्स पहले पढ़ा देता हूँ, उसमें क्या, उसमें थोड़ा बहुत डिटेल्स मिल जाएगा अपने को। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर दिख रहा है। द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। बोला जब कोई पार्टनर मरता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। अब एक चीज क्या होता है, बहुत स्टूडेंट लोग को क्लियर नहीं होता है, और कभी कभी कुछ टीचर्स लोग भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये दो अलग चीज है। पार्टनरशिप क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो भी एक तरह से पुराना अग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है। जब किसी का डेथ होता है तो भी वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व तो एडमिशन के केस में भी होता है, रिटायरमेंट के केस में भी होता है, डेथ के केस में भी होता है। पर वो जो डिसोल्यूशन होता है वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट का डिसोल्यूशन होता है। और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन होने का मतलब दुकान बंद हो गया, कारोबार बंद कर दिए हम लोग, आपस में झगड़ा हो गया या जो भी हो गया, कारोबार बंद कर दिए, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये बहुत बार थ्योरी में क्वेश्चन आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है। तो इसके बाद जो चैप्टर होगा डेथ के बाद, जो हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, वो हम लोग पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़े एडमिशन, रिटायरमेंट, ये डेथ भी पढ़ रहे हैं, ये सब एक तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। और इसके बाद जो डिसोल्यूशन बोल के चैप्टर है बुक में, वो है एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि कैसे क्या कारणों से आपस में झगड़ा हो गया और कारोबार ही बंद हो गया, शटर गिर गया दुकान, जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाउएवर द सर्वाइविंग पार्टनर में डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस परचेजिंग द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। देखो ये कोई नया या अनोखा बात नहीं है, जब पार्टनर रिटायर भी होता था तो यही होता था कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, यहाँ पर सर्वाइविंग बोलते हैं, उस चैप्टर में हम लोग रिमेनिंग बोलते थे, खाली वर्ड्स में चेंजेस है। यहाँ पर क्योंकि एक जन मर गया है, इसीलिए क्या बात हो रहा है, मर गया एक जन तो हम लोग बाकी को सर्वाइविंग बोल रहे हैं। वहां पर एक जन रिटायर हो जाता था तो हम लोग वहां पर रिमेनिंग वर्ड यूज करते थे। ठीक है। तो हाउएवर द सर्वाइविंग पार्टनर में डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस परचेजिंग द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो रिटायरमेंट में भी तो यही होता था, जब एक पार्टनर चला जाता था तो बाकी दो पार्टनर उसका हिस्सा खरीद लेते थे गेनिंग रेशियो में, और उसको जो गुडविल का शेयर देना था वो गेनिंग रेशियो में उसको गुडविल का शेयर दे देते थे। तो यहाँ भी वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। अमीशा, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ अमीशा, देखो हम लोग डेथ स्टार्ट किए हैं जस्ट अभी। हाँ एडमिशन और रिटायरमेंट में किसी का कोई डाउट नहीं आया तो हम लोग डेथ स्टार्ट कर दिए हैं। आई होप तुम्हारा कोई ठीक डाउट। है सर। नहीं सर, मेरा भी डाउट नहीं है। चलो गुड, वेरी गुड। तो हम लोग डेथ स्टार्ट किए हैं। डेथ के बारे में ये बात है कि रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है।
जो हम लोग रिटायरमेंट में सीखे थे वही हम लोग डेथ में सीख रहे हैं, तो उसी का डेथ का हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ ले रहे हैं। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेथ इज सेम एज दैट इन केस ऑफ रिटायरमेंट। देखो साफ साफ एकदम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग का जब हम लोग एंट्री करेंगे तो एग्जैक्टली वही सारा एंट्री होगा जो हम लोग रिटायरमेंट के समय करते थे। तो इसीलिए हम लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि जब रिटायरमेंट हम लोग का कंप्लीट हुआ तो समझ लो डेथ नाम का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में नया कुछ सीखने का नहीं है, ठीक है। खाली चेंजेस क्या होगा वो देखो यहाँ पर फर्स्टली सेकेंडली में मैंने लिखा है। However, there are few differences. Number one, firstly, in case of retirement, the retiring partner's share, if not paid at once, अगर हम उसको immediately उसको पैसा नहीं दे पाते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं, उसके लोन अकाउंट को। इट इज क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। तो रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते थे, अगर रुपया नहीं दे पाते थे तो हम लोग लिखते थे टू बीज लोन अकाउंट, ये लिखते थे, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक जन मर जा रहा है बेचारा, तो वेयर एज इन केस ऑफ डेथ द अमाउंट ओइंग टू डिसीज्ड पार्टनर, यानी डिसीज्ड पार्टनर को जो रुपया देना है, अब क्योंकि वो तो मर चुका है तो लीगली उसके नाम का तो कोई अकाउंट नहीं खुल सकता, मरने के बाद अकाउंट नहीं खुलता है, तो उसके नाम का कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, तो उसका हिस्सा का रुपया उसके वारिस को दे दिया जाएगा, यानी उसके एग्जीक्यूटर्स को, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो अकाउंट का नाम होगा बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। वहां पर होता था बीज लोन अकाउंट, यहां पर होगा बीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। खाली एक वर्ड का डिफरेंस है पूरे चैप्टर में, दोनों चैप्टर में बस। सेकेंडली जो है, while retirement usually take place at the end of accounting year, death may and very possibly will take place on a date sometime after the date on which the last balance sheet and accounts were made up. Hence, the representative of deceased partner will be entitled to his share of profits accrued up to the date of death. अब इसका बोलने का मतलब क्या है समझो, मैं यहाँ पर कॉपी में समझाता हूं। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जब रिटायरमेंट होता था तो मान लो हम लोग का ईयर एंड 31 मार्च है, तो रिटायरमेंट के केस में तो जनरली पार्टनर लोग जब रिटायर होता था तो 31 मार्च को रिटायर होता था, तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था कैलकुलेट करते समय। फिर भी अगर तुम लोग को याद होगा तो एक सम मैंने ऐसा दिया था जहां पर वो पार्टनर शायद रिटायर हो रहा था 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई और जून 3 महीना काम करने के बाद वो रिटायर हो रहा था, तो फिर हम लोग उसका 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे, और वो प्रॉफिट को फिर हम लोगों ने क्या किया था, जो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी है उनके गेनिंग रेशियो में ए और सी को डेबिट करके बी को क्रेडिट कर दिया था, अगर याद हो तो। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ऐसा सब हम लोग एक तो किए थे कि ए और सी को डेबिट कर देंगे और बी को क्रेडिट कर देंगे, उसका 2-3 महीना का जो भी प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पर ये वाला चीज ऑलमोस्ट हर सम में होगा, क्योंकि यहाँ पर मरने वाला है, मरने वाला तो डेट देख के नहीं मरेगा, वो तो किसी भी दिन मर जाएगा। तो मान लो हम लोग का 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हुआ है, मरने वाला बेचारा अचानक से 15 जुलाई को मर गया। अब 15 जुलाई को मर गया तो क्या होगा, अप्रैल मई जून और हाफ ऑफ जुलाई, तो यानी 3.5 महीना काम करने के बाद बेचारे का डेथ हुआ है, तो 3.5 महीना काम करने के वजह से उसको जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, तो वहां पर क्वेश्चन में जनरली बोला जाएगा हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज ऑफ पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, ऐसा कुछ बोल देगा। तो मान लो पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखते हैं, 2020 था, कोरोना से मर गया बेचारा, तो 2019 का, 2018 का और 2017 का, ये 3 साल का बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट लो। तो मान लो 2019 का साल भर का प्रॉफिट था 40,000 रुपया, यहाँ का था 60,000 रुपया, इसका था 50,000 रुपया, तो तीनों साल का टोटल आया 1.5 लाख रुपया, एवरेज किए तो आया 50,000 रुपया। तो बोल रहा है पिछले 3 साल का जो एवरेज है उसके बेसिस पे उसको अभी 3.5 महीना का प्रॉफिट दो।
तो मान लो इसका हिस्सा था, मान लो 3:2:1, और मरा कौन है, मरा है बी। तो बी को कितना मिलेगा, 2/6 इंटू 50,000 इंटू कितना, 3.5 महीना, तो 3.5/12। ये बी के हिस्से का प्रॉफिट आएगा। 3.5 महीना काम किया है, तो साल भर का अगर प्रॉफिट 50,000 होता है, तो 3.5 महीना का 50,000 इंटू 3.5/12, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। उसमें बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/6। तो ये वाला मान लो हम लोग कैलकुलेट किए, मैं एक बार अपने मन से लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन में मत जाना मेरे, ठीक है। ये कुछ भी अपने मन से एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। अज्यूम करो कि ये वैल्यू आया 4,000 रुपये, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू कैलकुलेशन, कैलकुलेट किए, मान लो आ गया 4,000 रुपये। तो ये 4,000 कौन देगा, ये 4,000 देगा ए एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो। अब मान लो गेनिंग रेशियो 3:1 है फॉर एग्जाम्पल, तो ए का भरपाई करना होगा, ए को 3,000 रुपया, सी को देना होगा 1,000 रुपया। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अपने जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें बाई ए बाई सी, ए से मिलेगा 3,000 रुपया, सी से मिलेगा 1,000 रुपया, और यहां पर हो जाएगा 2A एंड सी, सॉरी 2B हो जाएगा, और बी वाला ए में डेबिट करेगा 3,000, सी में डेबिट करेगा 1,000। तो ऐसा एंट्री तो हम लोग पहले भी सीखे हैं, तो नया कुछ नहीं है। खाली डिफरेंस क्या है, ऐसा एंट्री ऑलमोस्ट अब हर सम में आएगा। वहां पर कुछ कुछ सम्स में ऐसा सिचुएशन आता था, इसमें ऑलमोस्ट हर सम में ऐसा सिचुएशन आएगा। इतना सा ही डिफरेंस है। तो दो मेन डिफरेंस है जो डेथ में हम लोग को समझना। एक, पहला कि उसके नाम का अकाउंट नहीं खुलेगा, अकाउंट खुलेगा उसके एग्जीक्यूटर के नाम का, तो होगा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। दूसरा, ये वाला जो कैलकुलेशन है, क्योंकि वो कभी भी अचानक से कोई भी एक डेट में मर सकता है, तो ये कैलकुलेशन जो अभी मैंने सिखाया, ये ऑलमोस्ट हर सम में करना पड़ेगा। तो प्लीज इसको एकदम नोट डाउन कर लो, ये वाला एग्जाम्पल, ताकि तुम लोग को बाद में भी याद रहेगा कि ये वाला कैसे करते हैं। ये जो पूरा एग्जाम्पल दिया ना, इसको इसको नोट डाउन कर लो पूरा, यहां से पूरा नोट डाउन होगा, यहां से ये वाला पोर्शन पूरा नोट डाउन कर लो। ये 4,000 के बाद बगल में लिख लेना अप्रोक्स, नहीं तो 2 दिन बाद क्या होगा, तुम लोग बोलेगा सर ये 4,000 कहाँ से आ गया। कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, मैंने अपने मन से ऐसे ही 4,000 लिख दिया है, ठीक है ना।
नोट डाउन हो गया सबका? कोई कर रहा है अभी भी? हो गया भैया। सबका डन? ओके, चलो अब देखो और क्या क्या लिखा है। अब बोल रहा है कि जो मरता है उसके परिवार वालों को, यानी उसके जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिलता है। तो देखो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है, जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलता था वही यहाँ पर मरने वाले पार्टनर को मिलता है, नथिंग न्यू। तो देखो हिज कैपिटल अपीयरिंग इन द लास्ट बैलेंस शीट, जो मिलना है वो मिलेगा। बाई चांस अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी ऐसा कुछ मिलने का बात है तो वो भी ऐड कर देंगे हम लोग, इफ एनी। देखो इसीलिए लिखा है इफ एनी, जनरली ये सब होता नहीं है। अगर बाई चांस हुआ तो पेबल टू हिम फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ। अभी जो एग्जांपल मैंने कराया वही उसी का बात कर रहा है कि बैलेंस शीट से लेके डेट ऑफ डेथ तक जो भी 3-3.5 महीना का उसको प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी ऐसा मिलने वाला होगा तो वो दिया जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन, ये हमेशा ही देते हैं। गुडविल का जो शेयर ऑफ फर्म उसको मिलेगा वो मिलेगा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो बाई साइड में आ जाएगा, लॉसेस होगा तो टू साइड में आ जाएगा। जनरल रिजर्व जैसे बांटते हैं वैसे ही बटेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म ऑफ द अबव पीरियड, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया प्रॉफिट का हिस्सा। और अगर उसने कुछ ड्राइंग्स कर रखा है तो वो माइनस हो जाएगा, टू साइड में आ जाएगा। अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो भी टू साइड में आ जाएगा। तो ये पूरा सेम चीज है जो हम लोग रिटायरमेंट में करते थे। तो इसमें एक भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है जो डेथ के लिए हम लोग को जानना है या सीखना है, ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो हम लोग रिटायरमेंट में करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पर क्वेश्चन से पहले एक चीज और बताऊंगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होता है इसको समझना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट आता है, डेथ में उसका एक स्पेशलिटी होता है। जब हम लोग रिटायरमेंट किए थे और एडमिशन किए थे तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का कोई पॉलिसी अपने बैलेंस शीट में असेट में दिखा हुआ है तो उसको सरेंडर कर देंगे, और सरेंडर करके जो पैसा मिलेगा वो तीनों पार्टनर आपस में बांट लेगा। यहां पर क्या होगा देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मान लो अगर लिया हुआ है से 30,000 रुपया का, और अब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कि ए, बी और सी तीनों जन का एक ही पॉलिसी है 30,000 रुपया का। यानी कंपनी के साथ ये अग्रीमेंट है कि तीनों में से कोई भी मर गया तो कंपनी 30,000 रुपया देगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही बी का डेथ हुआ कंपनी को पूरा 30,000 रुपया मिलेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी था उसका वैल्यू 10,000 रुपया था, यानी उसका आज के डेट में सरेंडर वैल्यू 10,000 रुपया था। इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी था ये 10,000। अब क्या हुआ, क्योंकि बी का डेथ हो गया तो पूरा 30,000 रुपया मिलेगा। तो एक तरह से क्या हुआ, 20,000 रुपया का फायदा हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी जो 10,000 असेट में दिखा रखे हैं इसको कैंसिल करेंगे, एंड टू ए, टू बी, टू सी। बाकी जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ वो तीनों को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। मान लो ओल्ड रेशियो 3:2:1 है तो कितना हो जाएगा, 15,000, 10,000 और 5,000। नहीं 30,000 नहीं ना, 20,000 बचा है, सॉरी। 20,000 को डिवाइड कर लेना, जो भी एक रेशियो में जो भी ओल्ड रेशियो होगा उसमें ये बढ़ जाएगा। 20,000 रुपया को बांटेंगे, ठीक है ना। 10,000 तो कैंसिल में चला गया, 20,000 को बांट देंगे। अब क्या होता है, हम लोग का दिमाग क्या बोलता है, सर मरा तो बी है तो ये 30,000 रुपया बी को मिलना चाहिए। नहीं, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी था, मरेगा कोई भी, हकदार तीनों है। किसी के मरने से ये उसका इंडिविजुअल या प्राइवेट पॉलिसी नहीं है, ये तीनों पार्टनर का मिला के ये जॉइंट पॉलिसी है। जॉइंट पॉलिसी का मतलब ये होता है मरे कोई भी, हकदार तीनों है। ठीक है ना, तीनों में से कोई भी मरेगा,
तीनों को वो रुपया मिलेगा। तो 20,000 रुपया जो एक्स्ट्रा अपने को फायदा जैसा हो रहा है वो तीनों में बटेगा, ए बी सी में और ओल्ड रेशियो में बटेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और एक सिचुएशन होता है, यहां पर पॉलिसी ज्वाइंट लाइफ लिया हुआ था, यानी एक ही पॉलिसी तीनों का लिया हुआ था। एक सिचुएशन आता है जहां ए के नाम से 10,000 रुपया लिया हुआ है, बी के नाम से 10,000 रुपया लिया हुआ है, सी के नाम से 10,000 रुपया लिया हुआ है। अब होगा क्या, जब बी मरेगा, मान लो इसका सरेंडर वैल्यू 4,000 रुपया है, इसका भी 4,000 रुपया है, इसका भी 4,000 रुपया है। ये सरेंडर वैल्यू है। क्या है? सरेंडर वैल्यू। अब मान लो बी मर गया, तो मिलेगा कितना मेरे को? बी के हिस्से का 10,000 पूरा मिलेगा, ए का 4,000 मिलेगा और सी का 4,000 रुपया मिलेगा। टोटल हम लोग को मिलेगा 18,000 रुपया। अब ये 18,000 रुपया जो है मेरे को मिला हुआ है, अगर मान लो बैलेंस शीट में मेरा ये पॉलिसी ऑलरेडी 12,000 जो सरेंडर वैल्यू है तीनों का मिला के 12,000 रुपया में दिखाया हुआ है, तो मेरे को मिल रहा है 18,000। फायदा कितना का हो रहा है? 6,000 रुपया का। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 रुपया, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 12,000 रुपया, टू ए, टू बी, टू सी 6,000 का फायदा है। तो मान लो अगर इक्वल पार्टनर है तो 2-2 हजार रुपया तीनों को मिल जाएगा। समझ में? दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। एक ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कि एक ही 30,000 का पॉलिसी लिया, उसमें तीनों जन है। और एक होता है कि सीवियरली, सीवियरली मतलब होता है इंडिविजुअली, कि इंडिविजुअली ए का 10,000, बी का 10,000, सी का 10,000 रुपया लिए। सरेंडर वैल्यू 444 है, पर जो मर जाएगा उसका पूरा रुपया मिलेगा, बाकी दो जन का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो टोटल मिला 18,000 रुपया। अब मान लो बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 12,000 रुपया जो सरेंडर वैल्यू है उसमें दिखा रखा है, तो फायदा सिर्फ 6,000 का हुआ है, तो 6,000 रुपया तीनों में बढ़ जाएगा। क्लियर है ये वाला चीज, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट? इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लो, दोनों केस नोट डाउन कर लो। इसका मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ, इन केस बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो 12,000 रुपया में दिया हुआ है। भैया, हाँ, जो पार्टनर मरा उसको 30,000 पूरा मिलेगा और जो वो 20,000 बटा वो भी मिलेगा? पार्टनर जो मरा उसको 30,000 नहीं मिलेगा, उसको उसको नहीं मिलेगा, जो बंटवारा होके जो मिला है उतना ही मिलेगा। फर्स्ट केस का पूछ रही हो ना? हाँ हाँ। उसको अलग से कुछ नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया फर्म को मिला, उसमें फर्म ने क्या किया, 10,000 रुपया जेएलपी एडजस्ट करने में यूज कर लिया, और बाकी 20,000 रुपया इन तीनों में बट गया। मरने वालों को स्पेशली कोई रुपया नहीं मिलेगा अलग से। ये जो बंटवारा 20,000 रुपया जो ओल्ड रेशियो में बटा, उसी से जो इसका हिस्सा आएगा वो मिलेगा। ठीक है।
हो जाए तो बताना। हाँ, हो गया भैया। हो गया सबका? ओके। हाँ भैया। तो इसमें जितना एक्स्ट्रा सीखना था वो सीख लिए। अब हम लोग एक दो सम्स करेंगे तो उससे क्लियरिटी आ जाएगा। तो ये वाले सेशन को एक बार मैं एंड कर रहा हूँ, एक और सेशन में रीज्वाइन करो तुम लोग, फिर अपने एक दो सम्स करते हैं, ठीक है ना? इसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसको मैं एंड करता हूँ।